प्रिय स्टूडेंट्स, आज हम शब्द शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। शब्द शक्तियाँ होती क्या है? जब हम कोई शब्द कहीं भी प्रयोग करते हैं, उस शब्द की क्या पावर है, वो शब्द अपना क्या प्रभाव छोड़ता है, सामने वाला उस शब्द का क्या अर्थ ग्रहण करता है, यही उस शब्द की शक्ति होती है। शब्द की शक्तियाँ असीम है। जरूरी नहीं एक शब्द का एक ही अर्थ हो। प्रयोग के अनुसार शब्द का अर्थ बदल जाता है। शब्द वही है, लेकिन कहां पर प्रयोग किया है। तो अभीष्ट अर्थ यानी जो अर्थ श्रोता तक पहुंचाने की क्षमता रखता हो, या शब्द में छिपे हुए तात्पर्य को प्रसंग के अनुसार स्पष्ट करने की सामर्थ्य को ही हम शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात कि वक्ता जो बात कह रहा है, उस बात को, उस अर्थ को श्रोता ग्रहण कर ले, वह शब्द शक्ति, उसकी ताकत। जिसे है राकेश की गाय 5 किलो दूध देती है। अब वो सीधे अर्थ में समझ लेगा कि राकेश के पास एक गाय है जो 5 किलो दूध देती है। यदि हमने उसको ये कह दिया कि सुनीता की बहू तो निरी गाय है, अब देखिए गाय यहां भी कहा और गाय यहां पर भी कहा, दोनों जगह गाय शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन अगर उसके अंदर उस शब्द को समझने की पावर नहीं है, या वक्ता उसको क्लियर नहीं कर पाया, तो वो ये सोचेगा कि बहू जो है सुनीता की बहू गाय कैसे हो सकती है, कि गाय के साथ सोती थोड़ी की है। वहां पर जब वो थोड़ा शिक्षित या उसके अर्थ को ग्रहण करेगा कि चूंकि गाय का सीधा अर्थ होता है जो लाक्षणिक अर्थ में कि भाई भोले भाले लोग को, सीधे साधे सरल लोगों को हम गाय कहते हैं, मूर्ख लोगों को हम गधा कहते हैं। तो जब कोई भी शब्द अपना व्यवहारिक रूप, प्रचलित रूप ग्रहण करे, या फिर कोई उसका अन्य अर्थ ग्रहण करे, उसी के आधार पर शब्द शक्तियां होती है। तो शब्द और अर्थ के इस चमत्कारिक स्वरूप को प्रकट करने वाली शक्तियां 3 प्रकार की होती है। यानी शब्द वही है, लेकिन उस शब्द का क्या अर्थ ग्रहण किया जाए, या उस शब्द का क्या चमत्कारिक स्वरूप हो, वो हमारी शब्द शक्तियां कहलाती है। ये 3 तरह की होती है शब्द शक्तियां। एक होती है अभिधा, दूसरी होती है लक्षणा, और तीसरी होती है व्यंजना। अब आपको लगेगा ये अभिधा, लक्षणा, व्यंजना क्या है? तो इसका मतलब ये है कि शब्द जो आप प्रयोग कर रहे हैं, उसका क्या अर्थ निकल रहा है, उसके आधार पर इनके 3 प्रकार हैं। अभिधा के जो शब्द होते हैं वो वाचक शब्द होते हैं, और उसका अर्थ भी वाच्यार्थ होता, अभिधेयार्थ होता। अर्थात जो प्रचलित अर्थ है वह अभिधा में आता है। दूसरी जो शब्द शक्ति है लक्षणा, इसका शब्द कहलाएगा लक्षक। वाचक नहीं है, लक्षक यानी लक्ष्य को लेकर के, और ये लक्षणों पर आधारित होता है। तो इसका जो अर्थ होता है, यानी जो हमने लक्ष्य बना रखा है वो होना चाहिए, या हमने जो आरोपित कर दिया वह होना चाहिए। तीसरी शब्द शक्ति आती है व्यंजना, जिसके जो शब्द है वो व्यंजक कहलाते हैं, और उसका अर्थ भी व्यंग्यार्थ निकलता है। यानी न प्रचलित अर्थ होता है, न कोई लक्षण पर आधारित होता है, बल्कि एक अलग ही अर्थ हो जाता है। वो कहलाता है हमारी व्यंजना शब्द शक्ति का व्यंग्यार्थ। अब आपको भी तो केवल ये आया, इससे शायद हो सकता है समझ में नहीं पड़ रहा हो कि ये क्या है क्या नहीं है। जब आप इसको एक एक को अच्छी तरह समझोगे उदाहरण सहित, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, और इसके बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि शब्द शक्तियां बहुत सरल है। अभिधा जो शब्द शक्ति होती है, ये वो शब्द शक्ति है, या शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण, लोक प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध होता है। अर्थात उसके लिए उस व्यक्ति के पास ज्यादा ज्ञान होने की आवश्यकता भी नहीं है। सबसे साधारण है, लोगों में प्रचलित है। कोई कहो कि यार ये रोटी है, तो रोटी का अर्थ अब जानता है कि रोटी किसको कहते हैं। पानी का अर्थ सब जानते हैं, गाय का, शेर का, कुत्ते का, बिल्ली का। तुरंत उसकी जो
चित्रात्मक आवृत्ति है उसके दिमाग में आ जाती है, वहां कोई भी दो अर्थ नहीं करता। तो ये सामान्य शब्द शक्ति है जिसका अर्थ हर कोई व्यक्ति ग्रहण कर लेता है। इसी में दूसरी आती है लक्षणा शब्द शक्ति। लेकिन इसको आप पहले ये समझ लो कि जो हमारी अभिधा है इसका साधारण उदाहरण होता है जैसे बालक खेल रहे हैं, किसान हल जोत रहा है। कुछ भी हम इस तरह की सामान्य बात कहेंगे और वो उसका अर्थ समझ जाएगा। प्रचलित अर्थ होता है, साधारण अर्थ होता है, वो होती है साधारण शब्द शक्ति अभिधा। यानी इसमें कहीं कोई ज्यादा दिमाग लगाने, एक छोटा बच्चा भी अभिधा को समझता है। आप सीधे अर्थों में समझ लीजिए कि अभिधा वो शब्द शक्ति है कि जिसको छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा, कितना भी बुजुर्ग हो या कोई भी हो, साधारण हो, अनपढ़ भी जो होगा उसका अर्थ समझ जाएगा। इसी से हटकर दूसरी हमारी आती है लक्षणा शब्द शक्ति। इस लक्षणा में हम थोड़ा सा परिवर्तन होता है कि जब किसी शब्द का मुख्य अर्थ या अभिष्ट अर्थ में बाधा हो। अब पहली बात तो ये आ गई कि अगर हम उसका साधारण अर्थ लगाएंगे तो वो अर्थ बैठता ही नहीं है। कि जैसे किसी से कहा कि भाई रमेश की बहू गाय है, अब वो समझेगा बहू गाय कैसे हो सकती है, तो मुख्य अर्थ में बाधा आ रही है ना। तो मुख्य अर्थ अभिष्ट अर्थ में बाधा हो तथा अन्य अर्थ, यानी मुख्य अर्थ तो हट गया, अब कोई दूसरा अर्थ निकलेगा, वो कैसा होगा, किसी लक्षण पर, या तो उसके जैसे कोई लक्षण मिले, या दीर्घ काल से माने जा रहे रूढ़, यानी बहुत समय से हम इसको, जैसे गाय को सरलता का प्रतीक मानते हैं, शेर को ताकत का प्रतीक मानते हैं, ऊंट को लंबाई का प्रतीक मानते हैं, रूढ़ियों से चल रहा है, तो उस पर वो अर्थ आधारित होता है। अब जैसे उदाहरण समझिए कि राजेश का पुत्र तो ऊंट हो गया। अब जो साधारण व्यक्ति होगा वो समझेगा यार ऊंट कैसे हो गया राजेश का पुत्र। राजेश के पुत्र अगर होगा तो लड़का या लड़की, पुत्र है तो लड़का ही होना चाहिए, ऊंट कैसे हो गया। लेकिन जब अब अर्थ नहीं बैठ रहा, नहीं है, मुख्य अर्थ में बाधा आ रही है, तो ऊंट का दूसरा अर्थ लिया जाएगा। अर्थात ऊंट को हम किसका प्रतीक मानते हैं, अत्यधिक लंबाई का। यानी इसका मतलब यह हुआ कि राजेश का जो पुत्र है वो लंबाई में ज्यादा बढ़ गया, तो अर्थ ग्रहण हो गया तुरंत। तो मुख्य अर्थ तो बाधित हो गया कि ऊंट तो वैसे हम चौपाया जानवर को कहते हैं, लेकिन यहाँ चौपाया जानवर तो राजेश का पुत्र हो नहीं सकता, तो मुख्य अर्थ में बाधा आई। इसके बाद हमारा अभिष्ट अर्थ जो था वो लंबाई से था, वो ग्रहण हो गया। तो जब मुख्य अर्थ में बाधा आए, लक्षण पर आधारित कोई अर्थ आए, वहां पर होती है लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति में तीन बातें होती है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि तो मुख्य अर्थ जो है वो बाधित होना चाहिए, अर्थात जब साधारण अर्थ समझ में नहीं आना चाहिए। इसके बाद वो तो समझ में नहीं आया, और लक्ष्यार्थ का मुख्यार्थ से संबंध भी होना चाहिए। भाई हम जब भी तो अंदाजा लगाएंगे, तो मुख्य अर्थ तो बाधित हो गया, और जो हम चाह रहे हैं उस दोनों का मुख्य अर्थ से साथ संबंध होना चाहिए, और उसका रूढ़ी या प्रयोजन के आधार पर होना चाहिए। या तो वो परंपरा चलती आ रही है, या हमारा कोई विशेष प्रयोजन अर्थात उद्देश्य हो, तब वो लक्षणा शब्द शक्ति हो जाती है। तो इसमें आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सीधा सा समझना है कि उसका सामान्य अर्थ बैठ रहा है तो अभिधा, सामान्य अर्थ बैठ ही नहीं रहा, जैसे कहा राजेश का पुत्र ऊंट हो गया, ऊंट नहीं हो सकता, अर्थात सामान्य अर्थ नहीं है, साधारण अर्थ नहीं है, इसका मतलब अभिधा तो है ही नहीं। अब उसको ऊंट से उसका तारतम्य जो कह रहा हूं बताया ना मैंने, मुख्यार्थ से संबंधित, तो ऊंट का संबंध किससे हुआ, लंबाई से। तो ये इस तरह की बातें होगी तो आपकी लक्षणा शब्द शक्ति होगी। तीसरी जो होती है, इसके उदाहरण और भी बहुत सारे हैं। जैसे किसी ने कहा कि ये लड़का तो शेर है, अब लड़का शेर हो नहीं सकता, तो शेर का तात्पर्य शेर के गुण देखो, विशेषता देखो, भाई शेर ताकतवर होता है यानी ताकतशाली है। बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारा घर गंगा तट पर है, अब आप जानते हो कि गंगा का जो तट होता है उस पर तो घर किसी का हो नहीं सकता, वो तो बहती हुई धारा है, तो अर्थात मुख्य अर्थ बाधित हो रहा है। इसका मतलब है कि गंगा पर घर होने का मतलब है गंगा के तट पर घर है। एक बहुत पुराना उदाहरण, लाल पगड़ी जा रही है, अब पगड़ी तो निर्जीव है, जा नहीं सकती, तो इसका मतलब मुख्य अर्थ बाधित हो रहा है कि यार लाल पगड़ी कैसे जाएगी, छोटे से बच्चे को लाल पगड़ी जा रही तो पगड़ी भी कोई चलती है क्या, तो अर्थात मुख्य अर्थ बाधित हो रहा था। फिर हम लाल पगड़ी का प्रतीक देखेंगे कि भाई लाल पगड़ी जो है पुलिस वाले पहनते हैं, अर्थात पुलिस वाला जा रहा है, तो मुख्य अर्थ में बाधित हो गया, तब वहां पर लक्षार्थ होता है, लक्षणा शब्द शक्ति होती है।
तीसरी हमारी जो शब्द शक्ति होती है वो होती है व्यंजना शब्द शक्ति। इस व्यंजना शब्द शक्ति में क्या होता है, किसी शब्द का अर्थ न तो अभिधा से प्रकट होता है, यानी साधारण अर्थ भी नहीं है, लक्षणा से भी प्रकट नहीं हो रहा, यानी उससे कोई लक्षण भी नहीं मिल रही, बल्कि कोई अन्य तीसरा ही अर्थ प्रकट होता है, तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अब इसको समझना यह है, आपने देखा साधारण अर्थ नहीं बैठ रहा, उसके लक्षण से मिला रहे हो वो भी अर्थ नहीं बैठ रहा, तो समझ लीजिए यहां कोई अलग अर्थ होगा, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी। व्यंजना शब्द शक्ति आर्थी और शाब्दी दो तरह की होती है, यानी जहां शब्दों के द्वारा शब्द के अलग अर्थ निकले आए और जहां अर्थ के द्वारा, क्योंकि अपने अपने हिसाब से सबने अर्थ लगा लिया हो, तो वह आर्थी होती है, यानी अर्थ उसका तो वही है लेकिन अपने अपने हिसाब से सबने अर्थ लगाया हो। शाब्दी में क्या होता है कि उस शब्द के दो अर्थ होते हैं, तो मुख्य अर्थ को नहीं लेते हम। चिरंजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हल धर के वीर। अब देखिए वृष भानुजा किसको कहते हैं, वृषभ की भानुजा, अनुजा यानी बेल की पुत्री गाय हुई, और हलधर, हलधर कहते हैं बेल को, हलधर बेल का भाई बेल होगा, तो दोनों की जोड़ी है, उनपे प्रेम क्यों नहीं होना चाहिए, ये इस तरह के अर्थ में नहीं है। यहां दूसरा अर्थ है कि वृषभानुजा किसको कहते हैं, राधा जी को कहते हैं। हलधर कहते हैं बलवीर जो है कृष्ण के बड़े भाई को, और इसलिए कृष्ण यहां जो हलधर के वीर है वो वे कृष्ण है। तो चिरजीवो जोरी जुरे, दोनों जो जोड़ी है वो चिरंजीवी रहे, और क्यों न सने, इनमें प्रेम क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों, को घटिए, ये कहां, ये वृषभ भानु की पुत्री हैं और वे हलधर के वीर हैं, तो दोनों में प्रेम होना स्वाभाविक है। यहां वृषभानुजा का मुख्य अर्थ भी नहीं है कि वृषभानुजा का अर्थ गाय नहीं है, गाय के कोई लक्षण नहीं है, इसलिए लक्षणा भी नहीं हुई, अभिधा भी नहीं हुई, यहां व्यंजना शब्द शक्ति हो गई। आर्थी का और भी ज्यादा सरल होता है कि अर्थ शाम के 6 बज गए, या कोई कह दे कि सूर्य अस्त होने वाला है। अब देखो इसमें कोई विशेष बात है कि कोई के शाम के 6 बज गए तो बज गए, इसमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नहीं, यहां पर कहने वाला कौन है उसके आधार पर अर्थ है। अगर ये शाम के 6 बज गए, ये किसी ऑफिस वाले ने कहा, इसका मतलब है भैया वो ऑफिस बंद होने का टाइम आ गया, घर चलते हैं। अगर किसी ग्वाले ने कहा कि अब तो शाम के 6 बज गए, अर्थात मेरे गाय के दूध निकालने का समय हो गया, 6 वही बजे हैं लेकिन अलग अलग अर्थ हो गए। अगर कोई पुजारी पंडित कह रहा है, इसका मतलब मेरे आरती करने का समय हो गया है। अगर कोई गृहिणी कह रही है, इसका मतलब है भैया अब तो हमें चूल्हा चौका करना है, अर्थात रोटी बनाने का समय हो गया। तो शाम के 6 बज गए या सूर्य अस्त हो गया, सबने अपने अपने हिसाब से उसका अर्थ लगा दिया। तो यहां अर्थ मुख्य अर्थ भी नहीं है, लक्षण पर आधारित भी कोई लक्षण है, शाम 6 बजने के या संध्या अस्त होने का कोई लक्षण नहीं है ना, और लक्षण के आधारित अर्थ नहीं है, अर्थ तो सबने अपने अपने हिसाब से लगाया, तो वहां पर होती है आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। तो अब आप इसको इस तरह समझिए कि जब हम कोई बात को कहते हैं, उसका सीधा अर्थ निकल आए, वहां हो जाती है अभिधा शब्द शक्ति। बालक खेल रहा है, बस खेल रहा है, साधारण अर्थ सब समझ गए। जब वो साधारण अर्थ बाधित हो जाए और उससे संबंधित मिलता जुलता लक्षणों पर आधारित अर्थ आ जाए, वहां होता है लक्षणा शब्द शक्ति। जब लक्षण भी नहीं मिले, साधारण अर्थ भी नहीं हो और कोई तीसरा ही अर्थ निकल रहा हो, तो वहां पर होती है व्यंजना शब्द शक्ति। अब आप देखिए एक उदाहरण में आपको विषय बताता हूं। रात को बरसात आई और पानी पानी हो गया, तो वहां पानी होने का मतलब स्वाभाविक बात, बरसात आई चारों तरफ जली जल हो गया, कोई अर्थ नहीं विशेष, साधारण अर्थ है। एक सज्जन व्यक्ति चोरी करते पकड़े गए और पानी पानी हो गए, तो यहां पानी पानी होने का मतलब सज्जन व्यक्ति तो पानी बना नहीं, अर्थात वहां पानी का अर्थ है लज्जित होना, शर्मिंदगी होना। तो पानी के अलग अलग हो गए ना भाव के अनुसार अर्थ। तो जब मुख्य अर्थ में, क्योंकि अब हम सोचें कि यहां भी पानी का अर्थ पानी लगा ले, तो भाई व्यक्ति का पानी थोड़ी हो जाएगा, वो तो व्यक्ति रहेगा। तो वहां जब उसका दूसरा अर्थ हो गया,
तो इस तरह अब जैसे आपको कई बार कक्षा में कोई सुंदर लड़की हो और वो सारी कक्षा की लड़कियां कहे कि भाई ये तो हमारी क्लास की श्रीदेवी है, तो इसका मतलब उसका नाम श्रीदेवी नहीं है, श्रीदेवी जैसी सुंदर है। कोई कक्षा में अच्छा डांसर है, भाई हमारी कक्षा का तो गोविंदा यही है, अर्थात गोविंदा के लक्षण पर उसको कहा जा रहा है। तो वहां शब्द शक्ति लक्षणा हो गई, क्योंकि गोविंदा का अर्थ इंग्लिश में भी होता है। जब हम डिग्री का प्रयोग करते हैं, किसी शब्द को शब्द की तरह, संज्ञा की तरह प्रयोग नहीं करके विशेषण की तरह कर लेते हैं, तो वहां हम आर्टिकल में दी का प्रयोग करते हैं। तो यहां भी यही समझ लीजिए आप कि जब किसी संज्ञा का प्रयोग हम संज्ञा के रूप में न करके, संज्ञा का प्रयोग आप संज्ञा नहीं माने, उस जगह क्या बनाते, उसको विशेषण, ये समझ लीजिए आप एक तरह से उसको विशेषता के रूप में कर रहे हो। जैसे हमने कहा गोविंदा, और गोविंदा का अर्थ यहां क्या है, एक अच्छा जो है नृत्यकार है या कहिए हीरो है, तो वहां उसके गुणों को लिया जा रहा है, विशेषताओं को लिया जा रहा है, इसलिए वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होगी। मैं समझता हूं आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि जब मुख्य अर्थ समझ में आ जाए, सीधा अर्थ बैठ रहा है, तो अभिधा। आपको लग रहा है मुख्य अर्थ बाधित हो रहा, मुख्य अर्थ से तो कोई इसका अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा, तो फिर उसके लक्षण पर आधारित अर्थ देखेंगे। अगर लक्षण पर आधारित अर्थ बैठ गया तो समझ लीजिए वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति है। आपको लगता है मुख्य अर्थ भी बाधित हो रहा है, लक्ष्य भी नहीं बैठ रहा, लक्षण से भी नहीं बैठ रहा, तो फिर उसका कोई तीसरा अर्थ अगर निकल रहा है तो इसका मतलब वो है व्यंजना शब्द शक्ति। इस तरह आपकी जो तीनों शब्द शक्तियां हैं वो बहुत इजी गोइंग है। आपको परीक्षा में जब पूछा जाता है तो या तो उदाहरण दे दिया जाता है कि इसको पहचानिए, बताइए कौन सी शब्द शक्ति है, तो आप इस तरह कर लोगे कि भाई मुख्य अर्थ आ रहा है या लक्षण पर है या तीसरा अर्थ है। या फिर कई बार वो इस तरह पूछा है कि लक्षणा शब्द शक्ति का जो है एक उदाहरण दीजिए, परिभाषा समझाइए, तो आप लिख देना कि जब किसी शब्द का मुख्यार्थ या अभिष्ट अर्थ में बाधा हो और अन्य अर्थ किसी लक्षण पर या दीर्घ काल से माने जा रहे रूढ़ अर्थ पर आधारित हो, वो लक्षणा शब्द शक्ति होती है। उदाहरण कोई सा भी दे सकते हो कि राजेश का पुत्र तो ऊंट हो गया, मेरी बहन तो निरी गाय है ना, या कोई जो है अत्यधिक व्यक्ति मूर्ख हो कि हमारी कक्षा का राकेश तो बिल्कुल गधा है, तो वह गधे का अर्थ अपने आप लक्षणा। इस तरह आपको दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं समझता हूं आपको ये अच्छी तरह समझ में आए होंगे। फिर भी अगर किसी को कहीं कोई कंफ्यूज लगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में आकर इसको पूछ सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।